हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन खेवाल है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल द एग्जामिन लाइफ पर। और आज हम जिस कंसेप्ट जिन विचारों की बात करेंगे वो हमारे जीवन को पूरी तरह बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। हम वास्तविकता को एक नए रूप में देखेंगे और अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा और समझने की कोशिश की तो मेरा वादा है कि आपसे कि जीवन में जो भ्रम की स्थितियों से आप जूझते हैं वह भ्रम नहीं रहेगा, वह क्लियरिटी में बदल जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे बियॉन्ड गुड एंड इविल, अच्छाई और बुराई से परे, और जेनियोलॉजी ऑफ मोरल्स, नैतिकता की उत्पत्ति। यह दोनों बुक फ्रेडरिक नीसे के वर्क हैं कि एक पश्चिमी फिलोसफर हैं। पहले बात करेंगे जीनियोलॉजी ऑफ मोरल्स की, जिसमें नीसे ने पश्चिम नैतिकता की उत्पत्ति और विकास की खोज के बारे में बताया है। यह पुस्तक 3 भाग में विभाजित है, जिसमें नैतिक मूल्यों की उत्पत्ति, उनके प्रभाव और आधुनिक समाज में उनके परिणामों को एनालाइज किया गया है। इस बुक में नैतिकता मोरल्स को पारंपरिक अवधारणाओं को चुनौती दी गई है और क्रिश्चियन मोरालिटी की आलोचना की गई है, क्रिटिसाइज किया गया है। नीसे ने मोरालिटी को 2 धारों पर बांटा है, मास्टर मोरालिटी और स्लेव मोरालिटी। मास्टर मोरालिटी वह नैतिकता उन शक्तिशाली और विजय लोगों के द्वारा बनाई गई है जो साहसी होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, जो एम्पावर्ड होते हैं, उन लोगों के द्वारा मास्टर मोरालिटी बनाई गई है। उनके लिए अच्छा वह है जो शक्ति, स्वतंत्रता और महानता से जुड़ा हो, और बुरा वह है जो दुर्बलता, कायरता और अधीनता से जुड़ा हो। यह नैतिकता प्राचीन ग्रीक और रोमन समाज में देखी जाती थी। और दूसरी तरह की मोरालिटी है स्लेव मोरालिटी। यह नैतिकता उन लोगों के द्वारा बनाई गई थी जो कमजोर थे, उत्पीड़ित थे। इसमें दयालुता, विनम्रता, ओबीडियंस को अच्छा और शक्ति को अहंकार और स्वतंत्रता को बुरा माना जाता था। ईसाई नैतिकता को इसी दास नैतिकता का एक उदाहरण माना गया है, जहां पर बलिदान, सैक्रिफाइसेस, करुणा और आत्म संयम को प्राथमिकता दी गई है। नीसे कहते हैं कि दास नैतिकता ने एक पुनर्मूल्यांकन किया जिसमें कमजोर लोगों ने अपनी दुर्बलता को नैतिक रूप से श्रेष्ठ बना दिया और शक्तिशाली लोगों को दुष्ट घोषित कर दिया। और आगे नीसे गिल्ट और बैड कंसाइंस को एक्सप्लेन करते हैं। गिल्ट प्राचीन समाजों में नैतिकता एक आर्थिक विचार से जुड़ी थी। था डेब्ट, कोई व्यक्ति अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता था तो उसे दंडित किया जाता था। वह आर्थिक संबंध धीरे धीरे नैतिक और धार्मिक अपराध बोध में बदल गया। बैड कंसाइंस, नीसे के अनुसार जब समाज ने हिंसा और क्रूरता को नियंत्रित किया तो आंतरिक संघर्ष उत्पन्न हुआ। मनुष्य ने अपनी आक्रामक प्रवृत्तियों को अपने ही भीतर मोड़ दिया, जिससे उसका बुरा अंतःकरण, उसकी बैड कंसाइंस डेवलप हुई। यह आत्मदमन और पश्चाताप की भावना क्रिश्चियन रिलीजन और आधुनिक नैतिकता का प्रमुख स्तंभ बन गई। नीसे मानते हैं कि अपराध बोध और बैड कंसाइंस मानव स्वभाव के विरुद्ध है और वह समाज को कमजोर बनाते हैं। और आगे नीसे डिस्कस करते हैं एसेटिसिज्म के बारे में, संन्यास के, तपस्विता के बारे में। तपस्विता से उनका अर्थ है कि स्वयं की इच्छाओं से भौतिक दूर तपस्विता का अर्थ है कि स्वयं की इच्छाओं और भौतिक सुखों से खुद को दूर रखना। यह प्रवृत्ति मुख्यतः में देखी जाती है। नीसे के अनुसार यह आत्मत्याग और आत्मदमन का एक रूप है जो जीवन के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। तपस्विता को हमेशा कमजोर और स्लेव मोरालिटी के लोगों का समर्थन मिला। उन लोगों के लिए यह एक तरीका था जो जीवन की कठिनाइयों को सहन करने के लिए आत्मनकार की भावना को अपनाते थे, और चर्च और धार्मिक नेता इससे अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए उपयोग करते थे। इसने रचनात्मकता, जीवन के प्रति प्रेम और स्वतंत्र विचारों को कमजोर किया है। आधुनिक विज्ञान, कला, दर्शन भी इससे प्रभावित हुए क्योंकि यह विचारधारा बौद्धिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है। फ्रेडरिक नीसे ने पारंपरिक नैतिकता को एक ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा। उनका तर्क था कि नैतिक मूल्य स्थायी और सार्वभौमिक नहीं होते, बल्कि वे समय और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार विकसित होते हैं। दास नैतिकता ने शक्ति और स्वतंत्रता को दबा दिया और आत्मदमन और अपराध बोध को जन्म दिया। बैड कंसाइंस और अपराध बोध, गिल्ट, समाज में रूप से जड़े जमा चुके हैं और मानव स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। तपस्विता यानी एसेटिसिज्म का आदर्श जीवन विरोधी है। यह कमजोरों की एक झूठी सांत्वना देने का काम करता है। नीसे ने एक नई नैतिकता की आवश्यकता बताई जो स्वतंत्रता, शक्ति और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे। उन्होंने एक ऐसे आदर्श मानव की कल्पना की जो परंपरागत नैतिकता से परे जाकर स्वयं के मूल्यों को बढ़ता है। फ्रेडरिक नीसे ने आधुनिक दर्शन और नैतिकता पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने दिखाया कि हमारी नैतिक धारणाएं इतिहास और शक्ति की संरचनाओं से प्रभावित होती है। अपनी बुक बियॉन्ड गुड एंड इविल में फ्रेडरिक नीसे ने जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में खामियां थी, जो कमियां थी, उनको रिवील करके रख दिया। ये तर्क देते हैं कि पारंपरिक नैतिकता अच्छाई और बुराई के कठोर विभाजन पर आधारित है, जो वास्तविकता को समझने में बाधा उत्पन्न करता है।
जिसके द्वारा हम वास्तविकता को वास्तविक रूप में नहीं समझ सकते। उनके अनुसार नैतिकता, मोरालिटी, एक रिलेटिव टर्म है, एक सापेक्ष टर्म है जो व्यक्तिगत विषय के रूप में देखी जानी चाहिए, ना कि किसी बाहरी सत्ता या ईश्वर द्वारा निर्धारित नियमों के रूप में। स्लेव मोरालिटी जो विनम्रता, जो करुणा, आत्म बलिदान को प्राथमिकता देती है, और मास्टर मोरालिटी जो शक्ति का यह तर्क है कि ईसाई नैतिकता जो क्रिश्चियन मोरालिटी है वह आधुनिक मोरालिटी को बना रही है, और गुलामों की नैतिकता गुलामों की मोरालिटी को बढ़ावा दे रही है, जिससे व्यक्ति की शक्ति और स्वतंत्रता लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। फ्रेडरिक नीसे का एक फेमस कोट है, द गॉड इज डेड, ईश्वर मर चुका है। वे मानते हैं कि आधुनिक विज्ञान और तर्कवाद ने ईश्वर की पारंपरिक अवधारणा को अस्वीकार कर दिया है। इससे नैतिकता और मूल्यों की एक नई प्रणाली की आवश्यकता है जो जीवन को अधिक शक्ति और उद्देश्य दे। व्यक्ति के भीतर एक विल टू पावर होती है जो उसे अपने जीवन में शक्ति और नियंत्रण प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। यह केवल राजनीतिक या भौतिक शक्ति की इच्छा नहीं, बल्कि आत्म विकास और श्रेष्ठता की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति है। अपनी बुक बियॉन्ड गुड एंड इविल में नीसे ने तर्क दिया कि सच्चे दार्शनिक को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से सोचना चाहिए और न ही स्थापित परंपराओं और नैतिक नियमों से बंधे रहना चाहिए। वह पारंपरिक दर्शन को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि अधिकांश विचारक नैतिकता और धार्मिक मूल्यों के प्रभाव में रहते हैं, वह स्वतंत्र चिंतन कर ही नहीं पाते। वे तर्क देते हैं कि पारंपरिक नैतिकता से ऊपर उठकर एक नए प्रकार का मानव विकसित होना चाहिए जो आंतरिक शक्ति और बुद्धि का प्रयोग करके अपने मूल्य स्वयं निर्मित करे और एक नए समाज की अपना करते हैं। हमें स्वयं अपने नैतिक मूल्यों का निर्माण करना चाहिए जो हमें आत्मनिर्भरता, शक्ति और स्वतंत्र चिंतन की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। ये धार्मिक पुस्तकें, ये कथावाचक अपनी नैतिकता हमारे ऊपर थोपते हैं। एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो स्लेव मोरालिटी करता हो, इनकी शक्ति बनी रहे। नैतिक द्वंद, मोरल डिलेमा, वह स्थिति होती है जब किसी व्यक्ति को ऐसे दो विकल्पों में चुनना पड़े जो नैतिक रूप से दोनों सही हो और एक विकल्प दूसरे नैतिक मूल्य से टकराता हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को सत्य बोलने और अपने प्रियजनों की रक्षा करने के बीच में फंसा हो तो वह ऐसे नैतिक दुविधा में, ऐसे नैतिक द्वंद में होगा, और ऐसे द्वंद में हम सही और गलत पर गहरे अर्थ पर विचार करने को मजबूर हो जाते हैं। यह द्वंद हमें कमजोर करता है। ऐसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, कमजोरी मृत्यु के समान है। जब तक हम दूसरों के नैतिक मूल्यों से चीजों को जज करेंगे, चीजों को देखेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, यह नैतिक द्वंद हमारा अभिन्न हिस्सा रहेगा, अभिन्न अंग रहेगा, और हमें ऐसे ही मानसिक रूप से कमजोर करेगा, हमारे निर्णयों को प्रभावित करेगा। मैं इस विचार के साथ आप लोगों को छोड़ता हूं। आपको अपना जीवन किस ओर बढ़ाना है, किस दिशा में अपना जीवन लेके जाना है, तो खुद से अपने नैतिक मूल्यों को परिभाषित कीजिए। जीवन के अनुभवों पर अपने आप को आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और स्वतंत्र चिंतन की ओर बढ़ाइए। स्लेव मोरालिटी का पार्ट बने रहिए और अच्छे बुरे की इस नैतिक द्वंद में फंसे रहिए। थैंक यू सो मच। यह सीरीज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज कंटिन्यू रखेंगे और आगे भी ऐसे आइडियाज डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको यह सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।